Yo, welcome to Physics with Vinay. Hi, I'm Vinay and I'm back. And आज के lecture में we're going to talk about friction in this one-shot series for JEE Mains 2025. पूरा theory करेंगे zero से लेकर PYQs तक पहुंच जाएंगे अपन JEE Mains के लिए. We are going to do PYQs from the last few years as well as थोड़े से पहले के. We'll do tough questions, we'll do easy questions, and at the end of the lecture, you will be prepared for any question that comes on friction in your JEE Mains 2025. Keep sharing this video with your friends so that I get the feedback that these videos are actually being used and are actually useful tum log ke liye. So keep sharing, and I hope you're as excited as I am to start this lecture. Let's go. So let's say I have a block. कुछ बोल देते हैं, let's say कि वो 5 kg का ब्लॉक है और तुम कुछ फोर्स लगा के पुश कर रहे हो उसको. तो एक रफ सरफेस पर there is friction that will act and oppose the external force and try to keep the block stationary. ठीक है, तो यहाँ पर we define something called the coefficient of friction. So mu s is called the coefficient of static friction. So let's say mu s का value is 0.4 suppose. ठीक है, तो what happens is कि जो friction है static friction, so static friction acts when there is no relative motion. तो यहाँ पर relative motion मतलब कोई slipping नहीं, कोई घिस नहीं रहा है surfaces. यहाँ पे block rest पर है with respect to ground. Suppose rest पर है with respect to ground. ठीक है, तो कौन सा friction लगेगा? Static friction लगेगा. तो वो static friction का जो value होता है, that value is adjustable, and the static friction keeps adjusting itself until it is able to balance out the external force. But there is a limit, and that limit is the maximum value of static friction, which is given by mu s into the normal force. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो नॉर्मल फोर्स है वो कितना हो जाएगा? 50 न्यूटन. जी का वैल्यू 10 लिया मैंने. सो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.4 into 50, which would be 20 न्यूटन, राइट? सो यहाँ पर what is going to happen is कि अगर तुमने इस ब्लॉक पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा? 10 न्यूटन, बिकॉज स्टैटिक फ्रिक्शन इज ट्राइंग टू प्रिवेंट रिलेटिव मोशन. तो एक्सटर्नल फोर्स 10 न्यूटन है तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा? 10 न्यूटन बैलेंस कर देगा. फिर तुमने 15 न्यूटन लगा दिया तो स्टैटिक फ्रिक्शन खुद बढ़ जाएगा. कितना लगाएगा? 15 न्यूटन. बट जब तुमने 20 न्यूटन लगाया तो स्टैटिक फ्रिक्शन 20 तक पहुंच सकता है. ठीक है, बट अगर तुमने 20 से ज्यादा कर दिया, सपोज तुमने 25 न्यूटन लगाया, तो अब the static friction value cannot go beyond 20 newton. So it will keep balancing your external force as you keep increasing it, but only up to the point which is in this particular example 20 newton. उसके बाद वो और ज्यादा फोर्स नहीं लगा सकता. तो what happens is then the block starts slipping. Block is slipping now. तो मतलब अभी कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं. सो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट्स व्हेन देयर इज स्लिपिंग, व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन, घिस रहे सरफेसेस. तो ब्लॉक का लोअर सरफेस एंड ग्राउंड का सरफेस में घिसना हो रहा है, तब जाके कौन सा फ्रिक्शन लगता है? काइनेटिक. अब काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट का वैल्यू अलग हो सकता है. सो लेट्स से इट इज 0.3 सपोज. ठीक है, सो म्यू के इज द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड काइनेटिक फ्रिक्शन का एक फिक्स्ड वैल्यू होता है व्हिच इज म्यू के इंटू एन. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में कितना हो जाएगा? 0.3 इंटू नॉर्मल फोर्स कितना आ गया? 50 न्यूटन, राइट? नॉर्मल फोर्स इज 50, तो ये बन जाएगा 15 न्यूटन. सो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लग गया? 15 न्यूटन. एक्सटर्नल 25, 15, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 25 माइनस 15 नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास. ठीक है, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि तुम फोर्स बढ़ाते गए, फ्रिक्शन अपोज करता गया until the friction reaches its maximum static friction value, which in this case is 20 न्यूटन. उसके बाद तुमने फोर्स बढ़ा दिया तो कौन सा फोर्स लगेगा अभी? फ्रिक्शन, काइनेटिक. ठीक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू अलग हो सकता है, सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, बट इन जनरल म्यू के इज लेसर देन इक्वल टू म्यू एस. ऑलराइट, तो फिर ब्लॉक स्लिप होगा, एक्सेलरेट करेगा, एंड देन एक्सेलरेशन निकालने के लिए अपना बेसिक न्यूटन लॉ लगा देंगे. अपन एक्सटर्नल फोर्स है, फ्रिक्शन है, रिजल्टेंट निकालो, डिवाइड बाय मास करो. ऑलराइट, ओके, देख लो.
लेट्स डू अ क्वेश्चन दैट केम इन जेईई 2023। तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो 10 kg का दिया हुआ है एंड उसको वेलोसिटी दे दिया 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो 5 सेकंड्स में इट कम्स टू अ स्टॉप, मतलब कोई फ्रिक्शन होगा, तो क्वेश्चन ऑफ फ्रिक्शन पूछा गया है। तो अगर मैं इसका एफपीडी बनाऊं तो एफपीडी में क्या क्या लगेगा? एक तो नॉर्मल फोर्स लगेगा विच विल बी 100 न्यूटन, जी का वैल्यू 10 लिया हुआ है, ठीक है। ग्रेविटी नॉर्मल फोर्स बैलेंस करेगा उसको, एंड एक फ्रिक्शन। तो अब ये स्लिप हो रहा है, वेलोसिटी है ना, स्लिप हो रहा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, कितना लगेगा? म्यू के इंटू 100। तो म्यू का वैल्यू पूछा गया, काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन पूछा गया, ठीक है, म्यू के इंटू नॉर्मल फोर्स। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? तो इसका वेलोसिटी राइट में है, तो एक्सेलरेशन लेफ्ट में होगा, बिकॉज नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स फ्रिक्शन का लेफ्ट में है, तो लेफ्टवर्ड एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? फोर्स divided by mass। तो 10 times mu k will be the acceleration to the left, ठीक है। तो अगर मैंने राइट हैंड साइड पॉजिटिव लिया तो एक्सेलरेशन को फिर अपन नेगेटिव लिखेंगे। ऑलराइट, तो अभी मुझे बोला गया है बॉडी स्टॉप्स इन 5 सेकंड्स। तो अब ये एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, देन आई कैन एम्प्लॉय माय काइनेमेटिक्स के इक्वेशंस। तो u का वैल्यू, अगर राइट हैंड साइड पॉजिटिव ले रहा हूं तो u का वैल्यू इज 20 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी 0 कम्स टू अ स्टॉप, टाइम टेकन इज 5 सेकंड्स, सो आई कैन यूज v इक्वल टू u प्लस 80। So v का value is 0, u is 20, acceleration is minus 10 mu k with the sign into t, ठीक है। So कितना आ रहा है देखो, mu k into t, और t का वैल्यू कितना है? 5। ऑलराइट, सो mu k का वैल्यू आ रहा है 2/5.4। ऑलराइट, सो इस तरीके से अपन करेंगे। दिस इज अ क्वेश्चन दैट कंबाइंस काइनेमेटिक्स एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन। देखो, let's do a question from JEE 2023। a block of 10 kg is kept on a ground, rough surface है, स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.25 दिया हुआ है, एक्सटर्नल फोर्स 30 डिग्रीज पर है, फाइंड द मिनिमम फोर्स टू मेक द ब्लॉक मूव। तो फाइंड द मिनिमम फोर्स टू मेक द ब्लॉक मूव, अब इसको थोड़ा सा अपन केयरफुली करेंगे। एफबीडी बनाओ, एक तो ग्रेविटी लगेगा, कितना लगेगा? 100 न्यूटन, जी का वैल्यू 10 ले रहे, ये एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, एंड एक नॉर्मल फोर्स लगेगा एंड फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। तो ये 30 डिग्रीज पर है और ये मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। Just to make the block move, मतलब we have to over the external force का horizontal component has to overcome static friction का maximum value. All right. So we want F cos 30 should just be greater than static friction का maximum value, which should be static friction का maximum value. See F cos 30 क्या? Because that is the horizontal component. ठीक है. So static friction का maximum value कितना हो जाएगा? Mu s into the normal force, right? तो नॉर्मल फोर्स कैसे निकालेंगे अपन? नॉर्मल फोर्स इज नॉट इक्वल टू mg, बिकॉज एक फोर्स का भी, एक्सटर्नल फोर्स का भी वर्टिकल कंपोनेंट है, वो ध्यान रखना, क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं कि नॉर्मल फोर्स को mg ले लेते हैं, ठीक है। वो गलती मत करना, बिकॉज अभी वर्टिकल डायरेक्शन में बेसिक से करेंगे, फोर्स बैलेंस करेंगे। तो अगर अपवर्ड्स पॉजिटिव लूँ तो आई हैव नॉर्मल फोर्स प्लस f का कंपोनेंट ऑन द y एक्सिस कितना होगा? f cos 60, so f/2 should be balancing 100 न्यूटन, राइट। सो नॉर्मल फोर्स का वैल्यू हो जाएगा 100 माइनस f/2, ठीक है। तो अब आई विल से f cos 30 मतलब f√3/2 शुड बी ग्रेटर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, मतलब कितना हो जाएगा? म्यू एस का वैल्यू 0.25 मतलब 1/4, 1/4 ऑफ द नॉर्मल फोर्स, ठीक है। नॉर्मल फोर्स को मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, म्यू एस का वैल्यू 1/4, so f cos 30 must be greater than that, must be overcoming the static friction। अब देखो क्या रिलेशन आ रहा है मेरे पास, एक 2 ये कैंसिल करता हूँ, so f√3 is greater than 2 अंदर ले लेता हूँ, तो बन जाएगा 50 माइनस f/4, so I'll have f into 4√3 plus 1/4 should be greater than 50, so f should be greater than 200 divided by 4√3 plus 1. So this value becomes the minimum value of force. Now, technically वो it should be greater than that, but on paper we will write कि यही मेरा minimum value है to make the block move. Technically, it is in reality the external force has to be slightly more than this, but on paper we will write कि यही मेरा minimum value है. It is understood कि it has to be slightly more than this value. All right, देखिए. Let's look at a nice question that came in JEE 2024। तो मेरे पास एक ब्लॉक है 20 kg का ऑन अ रफ सरफेस, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.04। अब ये जस्ट म्यू दिया हुआ है, बोला नहीं गया है काइनेटिक है कि स्टैटिक है, देन बोथ आर इक्वल। इफ नथिंग हैज बीन सेड देन काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोथ आर इक्वल, ठीक है।
और ये 6 kg का ब्लॉक है. फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम. तो सबसे पहले तो यहाँ पे फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू ऑल्सो कॉल्ड एज लिमिटिंग वैल्यू, इसको कभी कभार लिमिटिंग वैल्यू भी बोलते हैं. कितना हो जाएगा 0.04 इंटू नॉर्मल फोर्स विच इज 200 न्यूटन. करेक्ट. यहाँ पर नॉर्मल फोर्स विल बैलेंस आउट ग्रेविटी. ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा 8 न्यूटन. सही लिख रहा हूं. ठीक है. सो ये मेरा 8 न्यूटन का फोर्स है और नीचे यहाँ पे कितना लग रहा है 60 न्यूटन. If I open the system up, remember our cute method from Newton's laws chapter. If I open the system up, तो ये जो 6 kg को नीचे 60 न्यूटन लगा था वो अभी राइट में लगे. करेक्ट. एंड यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा है, मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है 8 न्यूटन. इज 60 एबल टू ओवरकम 8? यस ऑफ कोर्स. सो इट विल बी मूविंग. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एस्टैब्लिश्ड दैट देयर इज मोशन हैपनिंग एंड नाउ देयरफॉर काइनेटिक फ्रिक्शन विल एक्ट. एंड काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू एन, यही सेम म्यू है, तो वो 8 न्यूटन बन जाएगा. काइनेटिक फ्रिक्शन को कभी कभार डायनामिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं, जस्ट बता रहा हूँ. तो अभी काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है. ठीक है. तो अब एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, दिस इज 20 kg, दिस इज 6 kg. इट्स अ टोटल ऑफ 26 kg. आई कैन ट्रीट एज वन बॉडी बिकॉज दोनों का एक्सेलरेशन सेम होने वाला है. सो माय एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी 60 minus 8 नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास इज 26. सो 52 by 26 इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एंड दैट्स योर आंसर. देख लो. Let's talk about a block on an inclined plane. Suppose block है mass m का, angle theta पर inclined plane है, coefficient of friction mu s and mu k है, static and kinetic. तो सबसे पहले let me ask you what is the condition that the block starts to slip. So नीचे कितना फोर्स लग रहा है ग्रेविटी का, we know that component is mg sin theta. Normal force कितना हो जाएगा mg cos theta. ये सब हमने न्यूटन्स लॉज में देखा. तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, mu s into n, that will be mu s into mg cos theta. So for the block to start slipping, mg sin theta has to be more than the static friction, the maximum value. So tan theta has to be greater than mu s. All right. ठीक है. Now if tan theta is greater than mu s, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, मतलब वो स्लिप हो रहा है तो एक्सेलरेशन कितना निकालेंगे अपन, नीचे कितना लग रहा है mg sin थीटा और अब ऊपर कितना लगेगा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन. तो दैट विल बी म्यू k into mg cos theta, normal force. Therefore my acceleration would be in the downward direction mg sin theta minus mu k mg cos theta. This is the net force in the downward direction divided by mass. m कट जाएगा एंड तुम्हारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा. देख, Let's do a nice question from JEE 2023. तो मेरे पास एक inclined plane है. क्या बोला गया, the time taken for the block to slide down. तो एक ब्लॉक है, रेस्ट से रिलीज कर दिया, the time taken for it to slide down the rough incline is n times that of the time for the block to slide down a smooth incline of 45 degrees. ठीक है. तो n का वैल्यू कितना है, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है n के टर्म्स में, ये पूछा गया था. ऑलराइट. तो मेरे पास एक ब्लॉक है एंड उसको कुछ डिस्टेंस कवर करना है. तो अगर ये रफ है तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, स्लाइड हो रहा है मतलब कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा और काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा तो कितना एक्सेलरेशन हो जाएगा, नीचे mg sin थीटा लगेगा विच इज mg by √2 बिकॉज 45 डिग्रीज दिया हुआ, माइनस फ्रिक्शन कितना लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन विल बी म्यू इनटू mg cos 45, राइट. सो माइनस म्यू mg by √2 डिवाइडेड बाय मास. तो ये बन जाएगा g by √2 इंटू 1 माइनस म्यू. ठीक है. ये मेरा एक्सेलरेशन हो गया इन अ रफ सरफेस. तो कितना टाइम लगेगा, रेस्ट से रिलीज किया. कैन आई यूज माय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम काइनेमेटिक्स, L which is the displacement is equal to initial velocity 0 है तो half into 8t squared, right. So t squared would be 2L divided by acceleration which is sorry t square, हाँ square root हटा देता हूँ. t square would be 2L divided by acceleration which is g by √2 into 1 minus mu. All right. Let's call this t for the rough surface. अब स्मूथ सरफेस अगर है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है मतलब, तो उस पर तो सिर्फ ग्रेविटी फोर्स लगेगा. तो इस केस में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ग्रेविटी फोर्स mg sin 45 डिवाइडेड बाय m. तो इस केस में सेम डिस्टेंस कवर करना है
L इज इक्वल टू हाफ इंटू, अब एक्सेलरेशन है g/√2 इंटू टी स्क्वायर। अभी ये स्मूथ वाला टाइम, ठीक है, तो स्मूथ वाला जो टाइम का स्क्वायर है दैट इज 2L डिवाइड बाय g/√2। ओके, अब कंपेयर करते हैं, क्या बोला गया, द टाइम फॉर द ब्लॉक टू स्लाइड डाउन द रफ इंक्लाइन इज n टाइम्स, सो दिस इज n टाइम्स दिस, स्क्वायर इज n स्क्वायर, मतलब दिस 2L डिवाइड बाय g/√2 into 1/1 minus mu is equal to n square times, because square है ना टाइम का, 2L डिवाइड बाय g/√2। तो ये टर्म और ये टर्म तो कट गया, सो 1 minus mu is equal to 1 by n square, तो mu का वैल्यू हो जाएगा 1 minus 1 by n square, और ये पूछा गया था। ऑलराइट, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, बट कॉन्सेप्चुअली उतना डिफिकल्ट नहीं। देख लो, लेट्स डू अ क्वेश्चन फ्रॉम JEE 2019। तो मेरे पास एक ब्लॉक है 10 kg का, 3 न्यूटन नीचे लग रहा है, P फोर्स ऊपर लग रहा है, 45 डिग्रीज पर है इंक्लिनेशन, एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.6 दिया गया है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ P, एक्सटर्नल फोर्स P है, such that the block does not move down। तो एक क्वेश्चन थोड़ा केयरफुली पढ़ना है। We want to find the external force P such that the block does not move down। So the block is trying to move down, we have to prevent that। So if the block is trying to move down, तो फ्रिक्शन कौन सा डायरेक्शन में लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। अब मुझे चाहिए, ये 3 न्यूटन है एक्सटर्नल फोर्स, ये P है, और क्या लग रहा है, उसका ग्रेविटी लगेगा, कितना लगेगा, mg sin 45, राइट, सो 100 sin 45 मतलब 100/√2, ठीक है, ऑलराइट, और एक फ्रिक्शन ऑफ कोर्स लगेगा, ठीक है। सो वी वांटेड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम मूविंग डाउन, तो जस्ट अपन फोर्सेस बैलेंस कर देंगे, सो 3 + 100/√2 शुड बी इक्वल टू P + F, करेक्ट। सो P का वैल्यू हो जाएगा 3 + 100/√2 माइनस ये स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके। अब मुझे मिनिमम वैल्यू ऑफ P चाहिए, तो वी विल लुक एट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो कितना बन जाएगा, 3 + 100/√2 माइनस, अब ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू μs इंटू mg cos 45, तो μs मतलब 0.6 इंटू mg मतलब कितना 100 इंटू मतलब 1/√2, ठीक है, तो ये बन जाएगा 0.6 इंटू 100/√2, तो दिस विल बिकम 3 प्लस ये बन जाएगा 0.4 इंटू 100/√2, करेक्ट। सो 3 + 0.4 इंटू 100 मतलब इट इज 40/√2, मतलब ऐसा कर सकता हूँ मैं, सो ये बन जाएगा 3 + 20/√2। एंड ऑप्शंस में कुछ नंबर्स थे, तो √2 का अप्रॉक्सिमेटली आई कैन राइट इट एज 1.4, ठीक है। सो मेरा जो P का वैल्यू हो जाएगा 20 इंटू 1.4 अप्रॉक्सिमेटली, और ऑप्शन से पता चलेगा क्लोजेस्ट आंसर, तो दिस विल बिकम 28 + 3 अराउंड 31 न्यूटन। So whatever is closest to this, that will be our answer. देख लो, let's look at a very nice question that came in JEE 2023। तो एक ब्लॉक रखा हुआ है इंक्लाइन प्लेन पर, रफ इंक्लाइन प्लेन है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। The force required to just push it up is twice the force to prevent it from just sliding down, ठीक है। तो ये force is along the incline, वो बोला गया है, तो I want to find the coefficient of friction, ठीक है। तो सबसे पहले what does it mean that force required to just push it up, मतलब ये trying to push it up, इसका मतलब the block is trying to go up, तो friction will be acting down, ठीक है। सो ये मेरा friction हो जाएगा, and just on the verge of slipping है, इसका मतलब maximum value of limiting friction लगेगा, ठीक है। तो limiting ये friction बोलता हूँ, यहाँ पर मेरे पास एक external force F है, and of course gravity का कितना component होगा, mg sin theta। So I will say कि F must just balance out the downward force which is mg sin theta plus friction का limiting value maximum value कितना हो जाएगा, mu times normal force, and normal force कितना होता है इस केस में, mg cos theta। So mu mg cos theta, ठीक है। So this is sin theta cos theta दोनों 1/√2 है, because angle 45 डिग्री है, so mg/√2 into 1 plus mu, let's call this F1, ठीक है। फिर सेकेंड सिचुएशन में क्या बोला गया है, लेट मी ड्रॉ इट हियर। नाउ वी आर अप्लाइंग अ फोर्स टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लिपिंग डाउन,
सो नाउ द ब्लॉक इज ट्राइंग टू स्लिप डाउन, तो फ्रिक्शन कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? अप। अब फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है, ऑफ कोर्स mg sin थीटा है, तो फोर्स बैलेंस करूंगा तो डाउनवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना है? mg sin थीटा, एंड अपवर्ड डायरेक्शन में कितना है? f2 प्लस फ्रिक्शन विच इज म्यू mg cos थीटा। सो अब f2 का जो वैल्यू होगा वो बन जाएगा sin थीटा cos थीटा 1/√2, सो mg/√2 into 1 minus म्यू। अब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दिया है कि ये जो फोर्स है दैट इज ट्वाइस दूसरा फोर्स, मतलब f1 इज 2 times f2, ठीक है। सो 1 plus म्यू इज ट्वाइस ऑफ 1 minus म्यू, तो मेरे पास आ जाएगा 3 म्यू शुड बी इक्वल टू 1, म्यू का वैल्यू 1/3। सो इट वाज अ नाइस क्वेश्चन, आई होप यू अंडरस्टूड। देख लो। Now let's look at a very interesting type of question that comes, and it has come in the JEE mains previous years, कि when a block is kept on a curved surface and then equilibrium का condition पूछा जाता है, तो कोई curved surface, एक straight inclined plane नहीं है, curved surface है, and then they ask you some condition for the equilibrium, और rough है, coefficient of friction mu दिया हुआ है, तो what we do is इस point पे we assume the block is small, तो उस point पे tangent बनाओ, and you can just treat it as if that block is on that inclined plane of angle theta। और इसका कंडीशन क्या होता है इक्विलिब्रियम के लिए? फॉर इक्विलिब्रियम mg sin theta must be lesser than, correct, just lesser than or equal to mu mg cos theta, right? For accelerating mg sin theta is to overcome mu mg cos theta, है कि नहीं? मतलब बेसिकली यहाँ पे tan theta should be lesser than equal to mu, वही inclined plane वाला कंडीशन। स्लिपिंग करने के लिए कंडीशन was tan theta should be greater than mu, if it is lesser than equal to mu you will have equilibrium। so वही चीज है, बस यहाँ पर जो थीटा है that is the angle that the tangent of that surface is making with the horizontal। all right, so let's look at the type of question that have come in JEE mains previously। so let's look at a question that came in JEE 2021 कि एक पैराबोलिक सरफेस है y = x²/4 एंड एक ब्लॉक रखा हुआ है, पूछा गया फाइंड मैक्सिमम हाइट एट विच द ब्लॉक कैन बी इन इक्विलिब्रियम वेयर द ब्लॉक डज नॉट स्लिप, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 दिया और सब मीटर्स में है, ठीक है। तो कंडीशन क्या है? वी ऑलरेडी सॉ दैट फॉर इक्विलिब्रियम tan थीटा मस्ट बी लेसर देन इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5, राइट। अब tan थीटा कैसे निकालूं? tan थीटा नथिंग बट द स्लोप एंड स्लोप इज नथिंग बट द डेरिवेटिव। सो tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? dy/dx। सो dy/dx शुड बी लेस देन इक्वल टू हाफ, एंड dy/dx कितना हो जाएगा? x/2। so x/2 should be less than equal to half, मतलब x should be less than equal to 1 meter, ठीक है। therefore y is equal to x²/4, so y should be less than equal to 1/4 meter। y मतलब वही height, so maximum height is 1/4 meter, ठीक है। सेंटीमीटर्स में क्वेश्चन में पूछा गया था, 25 centimeters would be the answer। ऑलराइट, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बट द की पॉइंट इज tan थीटा को हम dy/dx लिख के आगे बढ़ेंगे, देख लो। Now let's talk about contact force. The contact force between a surface and a block. So contact force is the net force. If I ask you what is the force applied by a surface on a block, तो दो components है force, एक normal force and एक friction, ठीक है। तो एक normal force है, let's say we are pushing the block this way, तो friction will be acting to the left। तो मेरे पास एक normal force है and friction है, और उनका जो resultant है that is called the contact force, जिसको मैं R से represent कर रहा हूँ, ठीक है। Alright, this angle theta is called the angle of friction, just नाम है। So it is the angle between the reaction, between the contact force and the normal force, ठीक है। So tan theta कितना हो जाएगा? friction by normal force। इसका maximum value कितना हो सकता है? maximum value of tan theta is mu, ठीक है। सो अगर कॉन्टैक्ट फोर्स पूछा गया, इट्स नॉट नॉर्मल फोर्स, इट्स नॉट फ्रिक्शन, इट इज द रिजल्टेंट, ओके। अगर मेरे पास जैसे कि इंक्लाइन प्लेन पे है, एक ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, तो म्यू के mg cos थीटा लगेगा एंड एक नॉर्मल फोर्स विल बी mg cos थीटा, राइट। सो व्हाट विल बी द कॉन्टैक्ट फोर्स? mg cos थीटा का स्क्वायर्ड प्लस म्यू के इंटू mg cos थीटा का स्क्वायर, राइट। तो ये बन जाएगा mg cos थीटा इंटू रूट ऑफ 1 प्लस म्यू के स्क्वायर। दिस विल बी द रिएक्शन फोर्स बाय द सरफेस ऑन द ब्लॉक। रिजल्टेंट ऑफ, इफ इट इज स्लाइडिंग तो एक काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, सो रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शन,
Like, let's look at question from JEE 2022. A block of mass m slides on a rough incline of angle theta with constant velocity. Magnitude of the contact force is how much? ये क्वेश्चन पूछा गया था. तो एक इंक्लाइन पे है एंगल थीटा पर और एक ब्लॉक है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से स्लाइड कर रहा है. ठीक है. तो कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब यहाँ पर क्या? कॉन्टैक्ट मतलब द फोर्स बिटवीन द सरफेस एंड द ब्लॉक. तो देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स व्हिच इज द नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शन. करेक्ट. ब्लॉक पे जो सरफेस है वो क्या फोर्स लगा रहा है? एक नॉर्मल लगा रहा है एंड एक फ्रिक्शन लगा रहा है. तो रिजल्टेंट इज व्हाट इज बीइंग आस्क्ड. द रिजल्टेंट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स. ठीक है. सो एक तरीका है, पहले मैं स्टैंडर्ड तरीका बताता हूँ फिर उसका क्यूट मेथड भी बताता हूँ. तो स्टैंडर्ड तरीका क्या है कि नॉर्मल फोर्स कितना है? mg cos थीटा एंड फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? म्यू mg cos थीटा. करेक्ट. बट यहाँ पर बोला गया है एक इन्फॉर्मेशन, म्यू का वैल्यू नहीं दिया बट इन्फॉर्मेशन दिया गया कि द ब्लॉक इज स्लाइडिंग इन द कांस्टेंट वेलोसिटी. सो कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन जीरो. सो mg sin थीटा तो डाउनवर्ड लग रहा है, दैट शुड बी इक्वल टू द फ्रिक्शन. करेक्ट. सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू mg sin थीटा. सो अब इनका रिजल्टेंट 90 डिग्रीज पर है दोनों. तो रिजल्टेंट जो फोर्स होगा दैट वुड बी, उसको r बोल रहा हूँ मैं, उसका मैग्नीट्यूड भी n स्क्वायर प्लस f स्क्वायर. करेक्ट. सो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1, सो बचेगा mg. ठीक है. सो दिस इज योर आंसर. नाउ अ क्यूट मेथड इज अ मेथड दैट यू कैन डू इट ओरली. ये सब करने की कुछ जरूरत नहीं है. एक ब्लॉक है मेरे पास, उस पर एक ग्रेविटी का फोर्स लगा रहा है. ठीक है. एंड दूसरा जो फोर्स है वो कौन लगा रहा है? सरफेस. सो इंक्लाइन सरफेस एक फोर्स लगाता है एंड एक फोर्स है ग्रेविटी. बस दो ही फोर्स है. ये दोनों फोर्स इज प्रोड्यूसिंग कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब दोनों फोर्स का रिजल्टेंट मस्ट बी जीरो. तो सिंपल सी बात है कि द फोर्स बाय द सरफेस मस्ट हैव अ मैग्नीट्यूड इक्वल टू mg. राइट. तो ही वो डाउनवर्ड mg को कैंसिल करेगा. तो द फोर्स, इन दोनों का रिजल्टेंट जो है ये f एंड n का, दैट रिजल्टेंट मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं इट शुड बी वर्टिकल एंड इक्वल टू mg सो दैट इट बैलेंसेस आउट ग्रेविटी का वर्टिकली डाउन. मैं डायरेक्टली मेथड 2 में ओरली बोल सकता हूं. ठीक है. बिकॉज रिजल्टेंट फोर्स हैज टू बी जीरो. सो द फोर्स बाय द सरफेस प्लस फोर्स बाय अर्थ ऑन द ब्लॉक मस्ट बी जीरो. ठीक है. देख लो. Now let's look at the situation of two block systems, one block over the other. So generally ये ऐसा topic है जिससे students बहुत डरते हैं because they tend to find this topic very confusing, but we're gonna do it in a very methodical, very straightforward manner. ये देखने के बाद you will be able to solve any two block problems that comes in JEE mains. Okay, तो मेरे पास एक क्या है? एक ब्लॉक है m1 मास, एक और ब्लॉक है m2 मास. m1 और m2 के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 है और m2 और ग्राउंड के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ2 है. एंड अब एक हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं m2 पर एंड ऐसा फोर्स लगा रहे हैं सच दैट आई वांट टू चेक कि वेयर इज स्लिपिंग अकरिंग. ठीक है. तो सबसे पहले तो व्हाट हैपेंस इज कि इफ आई वांट टू मूव द सिस्टम, ठीक है, तो आई हैव टू ओवरकम द फ्रिक्शन ऑन द ग्राउंड. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज फर्स्ट आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ द फ्रिक्शन. तो ग्राउंड पर नॉर्मल फोर्स कितना होगा? अगर मैं पूरा सिस्टम को कंसिडर करूँ तो नॉर्मल फोर्स हैज टू बैलेंस द एंटायर वेट. तो ग्राउंड पे जो नॉर्मल फोर्स है दैट इज m1 प्लस m2g. ठीक है. सो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू f2 बोलता हूँ, उसका मैक्सिमम वैल्यू वुड बी μ2 टाइम्स m1 प्लस m2g. μ2 टाइम्स द एंटायर वेट ऑफ द सिस्टम. एंड व्हाट अबाउट हियर? दोनों ब्लॉक्स के बीच का जो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू वो कितना हो जाएगा? वहां पे जो नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स हैज टू ओनली बैलेंस m1g. सो वहां पर फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा μ1 इंटू m1g. ठीक है. सो इफ द फोर्स इज लेसर देन द फ्रिक्शन ऑन द ग्राउंड, एंटायर सिस्टम विल हैव जीरो एक्सेलरेशन. बोथ दोनों ब्लॉक से एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो. ठीक है. फिर इफ द फोर्स एक्सीड्स दिस वैल्यू, अगर एक्चुअली इक्वल टू भी होगा तो भी एक्सेलरेशन जीरो ही होगा. द फोर्स हैज टू एक्सीड दिस maximum friction value in order for the system to move. ठीक है. Now let's assume कि force, अभी हम force बढ़ा देते हैं, इस वैल्यू से ज्यादा करते हैं. So the system will start moving. But I want to find out till when will the system move together. मैं force बढ़ाते जा रहा हूँ. When will the system move together? together मतलब दोनों का acceleration same हो कब तक? So सबसे पहले तो अगर मैं m1 पे देखूँ
सी आई एम पुलिंग m2 विथ एन एक्सटर्नल फोर्स F, तो एक ग्राउंड का फ्रिक्शन लगेगा एंड मैं m2 को पुल करना चाह रहा हूं, तो m2 पे एक m1 का भी फ्रिक्शन लेफ्ट में लगेगा एंड न्यूटन थर्ड लॉ से m1 पे राइट पे लगेगा फ्रिक्शन, ठीक है, F1 बोलता हूं। ऑलराइट, ये डायरेक्शन देखने के लिए कैसे, सी बेसिकली फ्रिक्शन ट्राइज टू एंश्योर दैट देयर इज नो रिलेटिव मोशन, फ्रिक्शन ट्राइज टू प्रिवेंट रिलेटिव मोशन। तो m2 को तो अपन पुल कर रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स से, सो फ्रिक्शन विल ट्राई टू मेक m1 मूव अलोंग विद m2 सो दैट देयर इज नो रिलेटिव मोशन। सो अगर m1 को राइट में जाना है m2 के साथ, देन देयर मस्ट बी अ फोर्स टू द राइट ऑन m1, एक ही हॉरिजॉन्टल फोर्स है m1 पर, कौन सा है वो, फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन हैज टू एक्ट टू द राइट ऑन m1 एंड उसका न्यूटन थर्ड लॉ से ऑपोजिट ऑन m2, ठीक है। तो ये मेरा फ्रिक्शन का डायरेक्शन हो गया। नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन फॉर m1 व्हेन फ्रिक्शन रीचेस इट्स मैक्सिमम वैल्यू, तभी तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन पहुंचेगा m1 का, तो वो बन जाएगा फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय m1। कितना है फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, μ1 m1 g। So the maximum acceleration that m1 can have is μ1 into g. So what is going to happen is, visualize करने के लिए imagine तुम force लगा रहे हो, force बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, तो इस पूरे सिस्टम का acceleration 0 से शुरू करके बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, but at one point it reaches this value। इससे ज्यादा m1 का acceleration हो सकता है क्या, नहीं, we already found this is the maximum acceleration। तो इससे ज्यादा अगर अभी force बढ़ा दिया m2 will accelerate with a greater value, but m1 cannot go beyond that, and that is when the slipping will happen between the blocks, ठीक है। So m1 नीचे निकल जाएगा, m2 नीचे फास्टर चला जाएगा compared to m1, ठीक है। So यहाँ पर we are assuming कि m2 is long, तो m1 गिर नहीं रहा है, वो assume कर रहे हैं, ठीक है। We are assuming m1 is always in contact with m2। Okay, so जब तक एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम ये वैल्यू पहुंचता है, तब तक द एंटायर सिस्टम इज मूविंग टुगेदर एंड आई कैन ट्रीट इट एज वन बॉडी मूविंग विद द सेम एक्सेलरेशन, करेक्ट। तो ये इंटरनल फोर्स ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आई हैव ट्रीटेड एज वन बॉडी। एक्सटर्नल फोर्सेस क्या है, F एंड ग्राउंड का फ्रिक्शन कितना है, अब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा बिकॉज वो मूव कर रहा है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड एक्सेलरेशन कितना है, ये। आई वांट टू फाइंड द मैक्सिमम, I want to find a condition for which slipping occurs between m1 and m2। वो कब होगा, when m1 reaches its maximum value, correct। तो acceleration कितना है, so can I write μ1 g should be equal to external force divided by m1 plus m2। तो मेरा फोर्स का वैल्यू देखो कितना आ जाएगा, this will become μ1 plus μ2 times m1 plus m2 times g। So this is the minimum force to cause slipping between the blocks, because इस फोर्स पे पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन μ1 g हो जाएगा। इस थोड़ा भी हम मिनिमम फोर्स टू कॉज स्लिपिंग बोल रहे हैं, बट इट्स अंडरस्टूड कि इससे थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगा दिया तो m2 का एक्सेलरेशन इससे बढ़ जाएगा, बट m1 का इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो m1 इसी एक्सेलरेशन पे जाएगा और m2 इससे ज्यादा एक्सेलरेशन पे जाएगा, मतलब स्लिपिंग हो जाएगा, ठीक है। सो ये एक्चुअली फॉर्मूला की तरह अपन याद भी रख सकते हैं, बिकॉज इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर, μ1 plus μ2 into m1 plus m2 into g। This is the minimum force required to cause slipping between the blocks। Remember, this force is acting on the lower block, ठीक है। This formula is only when the force is acting on the lower block, all right, okay। अगर इससे ज्यादा फोर्स लगा दिया तो फिर दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, बिकॉज स्लिपिंग होगी, ठीक है। देन इफ यू वांट टू फाइंड द एक्सेलरेशन, इसका तो μ1 g ही होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन डिवाइड बाय मास, एंड इसका वो अपने को अलग से निकालना पड़ेगा, F माइनस दिस फ्रिक्शन का टोटल डिवाइड बाय मास। ऑलराइट, क्वेश्चंस करते हैं। लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2019। तो मेरे पास 1 kg ब्लॉक है, 3 kg ब्लॉक है, एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं अपन लोअर ब्लॉक पर, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 दिया हुआ है। फाइंड द मैक्सिमम फोर्स सो दैट देयर इज नो स्लाइडिंग बिटवीन द ब्लॉक्स। मतलब वही मिनिमम फोर्स टू प्रोड्यूस स्लाइडिंग इज द सेम एज मैक्सिमम फोर्स सो दैट देयर इज नो स्लाइडिंग। तो कितना क्या फॉर्मूला था, μ1 plus μ2 टाइम्स m1 plus m2 टाइम्स g का वैल्यू 10 लेना है। तो μ1 plus μ2 मतलब 0.4, m1 plus m2 मतलब 4 kg into 10,
जी का वैल्यू 10, तो ये बन जाएगा 16 न्यूटन, सिंपल, ठीक है। ऑलराइट, अगर मैं इसी में थोड़ा सा वेरिएशन करूं, सपोज आई गिव यू कि 20 न्यूटन लगाते हैं, सपोज मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ क्वेश्चन को, तो क्या एक्सेलरेशन होगा ब्लॉक्स का? तो सबसे पहले तो 20 न्यूटन लगा रहे हैं, तो इट इज मोर देन 16, इसका मतलब यहाँ पर 1 kg पे मतलब स्लिपिंग होने वाला है। तो लिमिटिंग वैल्यू कितना फ्रिक्शन का, यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.2 इंटू m1g 2 न्यूटन, और यहाँ पर 0.2 इंटू टोटल वेट आता है, राइट, m1 प्लस m2 इंटू g आता है, करेक्ट। सो 1 प्लस 3 kg इज 4 इंटू 10, तो ये 8 न्यूटन, ऑलराइट। सो 1 kg पे 2 न्यूटन लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 1 kg का। एंड 3 kg का अगर मैं एफपीडी बनाऊं तो आगे 20 बोला मैंने, 2 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लगेगा, ग्राउंड पे 8 न्यूटन लगेगा। सो एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg वुड बी 20 माइनस टोटल कितना 10 नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया तो सबसे पहले तो तुम निकालो कितना मिनिमम फोर्स है टू प्रोड्यूस स्लिपिंग, 16, उससे ज्यादा दिया क्वेश्चन में तो मुझे पता है अभी स्लिपिंग हो रहा, तो दोनों पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगा के इंडिविजुअल एफपीडी बना के इंडिविजुअल एक्सेलरेशंस निकल जाएगा, ठीक है। देख लो, लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन फ्रॉम JEE 2022। तो मेरे पास एक ब्लॉक है 2 kg, एक 8 kg, एक्सटर्नल फोर्स F लगा रहा है, ग्राउंड अब स्मूथ दिया गया है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स इज 0.5, फाइंड द मैक्सिमम फोर्स सो दैट द ब्लॉक्स मूव टुगेदर। फिर से डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन, μ1 0.5 प्लस μ2 0 बिकॉज ग्राउंड स्मूथ है, इनटू टोटल मास विच इज 10 kg इनटू g। अब g का वैल्यू एक्चुअली क्वेश्चन में g का वैल्यू 9.8 दिया गया था, हाँ इफ आई रिमेंबर करेक्टली 9.8 दिया गया था, तो ये बन जाएगा 98 इंटू 0.5 मतलब 49 न्यूटन, तो ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। वो जी का वैल्यू जो भी दिया गया क्वेश्चन में वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके आंसर मिल जाएगा, सिंपल है बट एकदम, ऑलराइट। देख लो, अब ये जो क्वेश्चन JEE 2022 में आया था उसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ कि लेट से एक्सटर्नल फोर्स ऊपर वाले ब्लॉक पे लगता है एंड ये स्मूथ है, ठीक है। तो अब सपोज आई वांट टू फाइंड मिनिमम फोर्स टू प्रोड्यूस स्लिपिंग बिटवीन ब्लॉक्स, तो क्या होगा? तो यहां पर वी हैव टू लुक एट द एफबीडी ऑफ द ब्लॉक ऑन विच द एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट एक्टिंग। कौन सा फोर्स पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है? 8 kg। तो सबसे पहले तो अगर 2 kg पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है तो उस पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा, तो 8 kg पे राइट में लगेगा, करेक्ट। तो अब 8 kg का एफबीडी को एनालाइज करते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 8 kg? maximum value of friction divided by 8 kg, correct। so यहां पे फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स, यहां पे विल बी 20 न्यूटन, लेट्स से जी का वैल्यू 10 ले रहा हूं मैं, सो नॉर्मल फोर्स विल बी 20 न्यूटन, तो 10 न्यूटन हो जाएगा, राइट। तो ये बन जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है, मतलब दिस विल बी 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑलराइट। सॉरी 10 न्यूटन है ना, माय मिस्टेक, 5/4, ठीक है। सो मैक्सिमम फ्रिक्शन का वैल्यू यहाँ पर इज 10 न्यूटन, वही 10 न्यूटन जब इस पे लगेगा 8 kg पे, तब 8 kg will acquire its maximum possible acceleration which is 5/4 meter per second squared. So let's visualize the motion. The external force starts increasing, so the system starts moving together until 8 kg reaches an acceleration of 5/4 meter per second squared. उससे ज़्यादा 8 kg cannot accelerate, correct? But if I increase the force beyond that particular value, then 2 kg will go faster than 8 kg. तो slipping will occur. So at this instant, the entire system is moving with acceleration 5/4 meter per second squared. So external force कितना हो जाएगा? Friction ground पे तो कुछ है नहीं, so external force सिर्फ F है. So F should be equal to mass into acceleration. ठीक है, तो ये बन जाएगा 25/2 न्यूटन. Alright, so the minimum force required to produce slipping between the blocks is going to be 12.5 Newton. Okay. Alright, suppose मैंने external force को 20 Newton कर दिया. Now if I ask for acceleration, तो
यहाँ पर 20 is more than 12.5, so slipping होने वाला है. तो अब सिंपल है, kinetic friction लगेगा, कितना लगेगा? 10 Newton. So acceleration of 2 kg would be 20 minus 10 divided by 2, which is 5 meter per second square. And acceleration of 8 kg, वही 5 by 4, 10 by 8, because उसका 8 kg का तो उसके beyond जा नहीं सकता. See, ठीक है, so this is the variation that can come in the 2 block system question, but यही method follow करना है. देखो. That's it for today. I will see you next time, and I will see you at the top.